नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। सीजी टेट 2024 में जो बाल विकास के प्रश्न आए, उन बाल विकास के प्रश्नों को हम मिलाने की कोशिश करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि सीजी टेट का जो हमने कोर्स कराया था उसमें कहां-कहां से प्रश्न पूछे गए, किस किस वीडियो सीरीज से और कितने प्रश्न आए। लगभग 29 प्रश्न शायद फंसे हैं, जो अभी देखेंगे तो समझ में आएगा। देखते हैं, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला सीजी टेट 1 to 5 के लिए जो सेट डी था उसमें से लिया गया है। संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कितनी है? 11 वर्ष से अधिक, 7 से 11 वर्ष, 2 से 7 वर्ष और जन्म से 2 वर्ष तक। ऑप्शन सी इसका आंसर है, यानी 2 से 7 वर्ष तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीजी टेट 1 to 5 वीडियो नंबर 20 में ये चीज हमने कराया था। देखिए पॉइंट नंबर 2, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था उसी को कहते हैं, पार्क प्रचालनात्मक अवस्था उसी को कहते हैं। 2 से 7 वर्ष तक होता है। तो ये पूरा चार्ट कराया था मैंने, उसी में से एक प्रश्न पूछ दिया, वीडियो नंबर 20। दूसरा प्रश्न देखें कि बालक का विकास प्रारंभ कहां से होता है? जन्म से पूर्व, गर्भावस्था से या गर्भ अवस्था से पूर्व। तो सबसे इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक यह है कि हो सकता है, ये महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हो सकता है ये प्रश्न विलोपित हो जाए, क्योंकि गर्भावस्था से और जन्म से पूर्व दोनों बातें क्या हैं? एक ही बात है। तो हो सकता है कि ये प्रश्न विलोपित हो जाए। आप इसमें से बी और सी दोनों ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन अगर व्यापम सही आंसर लेगा तो फिर सी आंसर को लेगा, क्योंकि बालक के विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से ही होता है। अगर यही चीज शिक्षक वाले में आप पढ़ते ना, तो यही चीज बदल जाता है, जन्म के बाद लिया जाता है। शिक्षक वाला कोर्स बिल्कुल अलग है, ठीक। शिक्षक वाला बोल रहा हूं, मतलब 1 to 8, 6 to 8 वाला। ये भी कराया गया था वीडियो नंबर 2 में, शायद फ्री में भी होगा यूट्यूब में, तो देख सकते हैं। जन्म से पूर्व एवं पश्चात दोनों ही परिवर्तन दिखाई देते हुए सभी विकास की प्रक्रिया के अंग है। बालक का विकास भ्रूणावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, भ्रूणावस्था यानी गर्भ की अवस्था से, ठीक है। चलिए अगला देखें, तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास की आयु किस आयु में होता है? 7 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष या 11 वर्ष? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 11 वर्ष। और ये कराया था हमने वीडियो नंबर 21 में। अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर। मूल रूप से यह अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था होती है। बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न पूछा है। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 4, किशोरावस्था के विकास प्रक्रिया में शामिल नहीं है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषा विकास और संवेगात्मक विकास। ऑप्शन नंबर सी होगा भाषा विकास। भाषा विकास जो होता है वो शुरुआत में ही, यानी शैशवावस्था के बाद क्या बोलते हैं उसको, बाल्य अवस्था में ही शुरू हो जाता है, तो इसमें नहीं होगा। इस अवस्था में यानी किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। इससे विकास की प्रक्रिया का सबसे कठिन काल माना जाता है। तो यहां से प्रश्न पूछा है, देखिए कौन सा? शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास। इसके अलावा और भी पूछ सकता है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तो पूछा है, अगली बार हो सकता है शिक्षक भर्ती में, सहायक शिक्षक भर्ती में सामाजिक विकास को भी शामिल कर ले। अगला प्रश्न कहा है कि किसने कहा था किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टैनले हॉल ने कहा था यह बात। और इसको भी शायद कराया वीडियो नंबर 13 में, 13 नंबर वाले वीडियो में। किशोरावस्था में एक बार फिर संवेगात्मक संतुलन बिगड़ जाता है। इस समय संवेगों में आंधी तूफान जैसी प्रचंडता की गति होती है, इसलिए स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहा। एकदम सेम टू सेम पूछा है। चलिए अगला प्रश्न देखें, यह कथन किसका है? ध्यान रखिएगा, एबीओ 2013 के ट्रेंड को देखिएगा। असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर 2013 में जो एग्जाम हुआ था, उसमें परिभाषा से संबंधित बहुत प्रश्न पूछा था। इस वजह से मैं कहता हूं छोटी छोटी परिभाषाएं जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो था, यह भी तो परिभाषा से संबंधित प्रश्न है या फिर किसी व्यक्ति के कथन से संबंधित प्रश्न है। तो छोटी परिभाषाएं हमेशा याद ही रखनी है। छोटी परिभाषाओं में फिर एक प्रश्न पूछा, यह कथन किसका है? शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा वाटसन ए। और इसको भी कराया गया वीडियो नंबर 2 में ही। वाटसन के अनुसार जन्म उपरांत अन्य अवस्थाओं की तुलना में इस अवस्था में तीव्र गति से वृद्धि होती है। किसकी बात की जा रही है? शैशवावस्था, जो कि 18 से 24 माह तक की आयु की। अगला जे पियाजे यानी जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न, इसको भी कराया था। वैसे तो ये सभी लोग पढ़ते ही होंगे, जो लोग भी
बाल विकास पढ़ना शुरू करेंगे तो जीन पियाजे पढ़ते ही हैं, तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास होगा। लेकिन इसको भी कराया था जीन पियाजे ने 1823 से 1832 के बीच 5 पुस्तकों को प्रकाशित कराया, जिसमें संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वीडियो नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए हरलॉक ने कहा था। इसको भी कराया है, वीडियो नंबर 1 में ही कराया है, पहला ही वीडियो में करवाया था। परिभाषा था, बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत होने वाले मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। विकास नई विशेषताओं और नई क्षमताओं में परिणत होता है। सेम इसी को बस प्रकट होता है, परिणत को प्रकट कर दिया, बाकी सब चीजें सेम है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सामाजिक तत्व में सभी शामिल है केवल एक को छोड़कर। पारिवारिक संबंध, जन्म क्रम, पड़ोस, लोगों का व्यवहार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जन्म क्रम। वीडियो नंबर 16 में कराया गया है, बालक जब इस संसार में आता है तो कोरे कागज की तरह होता है, फिर धीरे धीरे वह बड़ा होने लगता है, आसपास के साधन द्वारा प्रभावित होने लगता है, निरंतर अपने आदर्श और मूल्यों को सीखता है, यानी समाज से प्रभावित होता है। इन आदर्श मूल्यों को अपने समाज से सीखता है, समाज में उसके परिवार, साथी, स्कूल, शिक्षक सब होते हैं। सामाजिक तत्व पारिवारिक संबंध, आस पड़ोस, लोगों का व्यवहार आदि शामिल है। सामाजिक तत्व में पारिवारिक संबंध, आस पड़ोस, लोगों का व्यवहार शामिल है। अब इसी चीज को पूछा है, सामाजिक तत्व में कौन कौन सा? पारिवारिक संबंध, आस पड़ोस, लोगों का व्यवहार, यही चीज तीनों पॉइंट को देखिए पूछा है। सामाजिक तत्व में पारिवारिक संबंध, आस पड़ोस, लोगों का व्यवहार। बाहर से प्रश्न नहीं आएगा, मैं कितनी बार कहा हूं आप लोगों को, भरोसे के साथ पढ़िएगा। जो लोग कोर्स लिए होंगे और जिनकी वैलिडिटी बची होगी वो जरूर देखिएगा एक बार जाके वीडियो नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, परिमाणात्मक और गुणात्मक पक्ष सम्मिलित होते हैं। पहले ही वीडियो में कराया होगा, विकास से संबंध रखते हैं, जिसमें परिमाणात्मक और गुणात्मक पक्ष दोनों हैं। विकास शब्द गुणात्मक परिवर्तन का द्योतक है। व्यक्ति में समय होने से विभिन्न गुणात्मक परिवर्तनों को ही विकास कहा जाता है। इसमें बालक के गुणात्मक पक्ष के साथ उसके व्यवहार वाले में परिवर्तन भी शामिल होता है, तो गुणात्मक परिणात्मक दोनों आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखें, यह भी आया है, कौन सी प्रक्षेपित विधि नहीं है? तो बहुत आसान है, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टैनफोर्ड बीने ने कौन सा व्यवस्था दिया था? बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत दिया था, या फिर बुद्धि परीक्षण की व्यवस्था दी थी, तो वही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। व्यक्तिगत मनोविज्ञान के जन्मदाता कौन थे? ये थोड़ा नया प्रश्न था, लेकिन इसको भी कराया गया था। कौन होगा ऑप्शन? एडलर। कौन से वीडियो नंबर में था? वीडियो नंबर 2 में ही है। व्यक्तिगत मनोविज्ञान के संस्थापक अल्फ्रेड एडलर के अनुसार, देखिए यहीं पे लाइन लिखा है, कभी आपसे पूछ देगा कि ये कथन किसका है, जैसे बाल्यावस्था के अनुभव व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकार देते हैं, ये कथन कौन सा किसका है? तो प्रश्न को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, तो ये अल्फ्रेड एडलर होगा। पूरा नाम इनका अल्फ्रेड एडलर है, लेकिन यहां पे शॉर्ट फॉर्म में पूछा है एडलर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालने वाली ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, एड्रिनल ग्रंथि। इसको कराया है क्या? हाँ, वीडियो नंबर 8 में कराया गया है। जन्मोपरांत विकास का केंद्र शरीर के अन्य निचले हिस्सों की ओर स्थानांतरित होता जाता है, जिसमें मैंने बताया था कि विकास सिर से लेके पैर की तरफ होता है, और एक कराया था कि अंदर से बाहर की तरफ होता है। उसी वाला वीडियो में का है ये, वीडियो नंबर 8 में। इस शारीरिक वृद्धि में एड्रिनल ग्रंथि का विशेष प्रभाव होता है। देखिए एकदम लाइन बाय लाइन प्रश्न है भैया, और यहीं से प्रश्न पूछेगा, बाहर से नहीं पूछेगा। वो एक लड़का था, स्पॉइलर बाय वीके के नाम से सेव था हमारे यहाँ, उसका नाम विकास कुमार था शायद। वो कहता था सर आप लोग कुछ तो ऐसा किए हो, पता नहीं कहां से लाते हो प्रश्न, वहीं से पूछता है, पता नहीं क्यों। पिछले साल भी वो कोर्स ज्वाइन किया था सर, सहायक शिक्षक सेलेक्ट हो गया वो। संवेदी क्रियात्मक खेल किस अवस्था का उदाहरण, किस अवस्था है? शैशव, कौन सी अवस्था है? तो शैशवाकाल, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा? शैशवावस्था। कराया थे क्या? हाँ, वीडियो नंबर 20 में कराया गया है। इस अवस्था में बालक अपनी इंद्रियों के अनुभव तथा उन पर पेशीय कार्य करके खेल द्वारा समझ विकसित करते हैं, जैसे देखकर छूना, पैर से मारना। संवेदी क्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष, 2 वर्ष मतलब शैशवावस्था। बहुत आसान है, यहीं पे भी एक लाइन भी पढ़ा होता तो भी बन जाता। निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरणा का उदाहरण है? पुरस्कार, भूख, सजा, प्रोत्साहन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूख। और इसको एक बहुत बेहतरीन वीडियो में करवाया था, ये देखिए रोने वाला वीडियो, अगर आप लोग देखे होंगे क्लास में,
जो पेड कोर्स था उसमें अगर देखे होंगे तो ये वीडियो में बहुत सारी चीजें भी मैंने बताया था, कैसे रो रहा है क्या है। इसी में बताया गया था विशेषज्ञ मानते हैं किस प्रकार से रोने का मुख्य कारण बच्चे की भूख हो सकती है। भूख को बालक की जन्मजात प्रेरणा के रूप में देखा जाता है और यही प्रश्न पूछा है यहाँ पे। देखिए सेम निम्नलिखित में से जन्मजात प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? भूख है। बहुत आसान है, अगर पूरा पढ़ लिए ना, जो पढ़ाते हैं उसको पूरा पढ़ लिए, बाहर से प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन ध्यान से देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक छात्र को गिटार सीखने में आनंद आता है और लंबे समय तक अभ्यास करने के बावजूद उसे संतुष्टि मिलती है, यानी एक गिटार सीखने में उसको मजा आता है। तो छात्र है, अपने शिक्षक को खुश करने की कोशिश कर रहा है, प्रशंसा के लिए दूसरों से प्रतिस्पर्धा कर रहा है, आंतरिक रूप से प्रेरित है या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंतरिक रूप से प्रेरित। वीडियो नंबर 26 को देखिएगा, अगर देखेंगे तो आंतरिक अभिप्रेरणा, वे आंतरिक शक्तियां जो व्यक्ति के व्यवहार को उत्तेजित करती हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती हैं। यानी अंदर से कोई अभिप्रेरणा मिलती है उसको आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। उसके कुछ उदाहरण भी है, जैसे भूख, प्यास, नींद, प्यार। और बाह्य अभिप्रेरणा यानी बाहर से लोगों के ऊपर जब थोपा जाए, बाहर से प्रेरित किया जाए, जैसे मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं कि आप पढ़ेंगे तो सेलेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल पढ़िए, यहीं से प्रश्न आएगा। ये कौन सी अभिप्रेरणा है? बाह्य अभिप्रेरणा। ऐसी अभिप्रेरणा कभी जाकर के खत्म भी हो सकती है आपकी, लेकिन आंतरिक अभिप्रेरणा है वो खत्म नहीं होगी। ये प्रश्न तो सेम टू सेम नहीं पूछा है, लेकिन ठीक इसी प्रकार का एक प्रश्न करवाया था मैंने, ये वाला देखिए। कोमल चुनौतियों, व्यक्तिगत आनंद और दिलचस्प कार्य करने से प्रेरित थी, जबकि उसके अधिकांश सहकर्मी पूरी तरह से धन से प्रेरित थे। कोमल की प्रेरणा शक्तियां कौन सी हैं? तो आंतरिक अभिप्रेरणा। जो अभिप्रेरणा अंदर से मोटिवेट करे उसको आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। वीडियो नंबर 26। 17 नंबर का क्वेश्चन, बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। एक कथन है, किसका है? तो सही उत्तर पियाजे हो जाएगा। इसको भी एकदम लाइन बाय लाइन कराया हूंगा क्योंकि ये है ही। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे संसार में अपनी समझ की रचना सक्रिय रूप से करते हैं, एकदम लाइन बाय लाइन। अगला प्रश्न देखते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा विशेष विद्यालय की अपेक्षा नियमित विद्यालय में बेहतर होती है, क्योंकि वहां, ये जो प्रश्न है ना, ये पूछा है आपका सीधे सीधे समावेशी शिक्षा से पूछा है। और समावेशी शिक्षा आपके उसमें है, सिलेबस में है। और समावेशी शिक्षा से 2-3 प्रश्न मेरे को ध्यान में आ रहा है कि पूछा है। तो समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है कि सभी बच्चों को, चाहे वो विकलांग हो, दिव्यांग हो, चाहे सामान्य बच्चे हो, चाहे किसी भी पृष्ठभूमि से बच्चे आते हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी बच्चों को एक ही प्रकार के स्कूल में एक ही प्रकार के पाठ्यक्रम को पढ़ाना, चाहे उसके पढ़ाने के तरीके में भले फर्क हो जाए, लेकिन एक ही प्रकार की शिक्षा देना, एक ही प्रकार के पाठ्यक्रम को देना, कौन सी शिक्षा होती है? समावेशी शिक्षा। और उसी समावेशी शिक्षा से प्रश्न पूछा है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा विशेष विद्यालय की अपेक्षा नियमित विद्यालय में बेहतर होती है, क्यों? लैंगिक भेदभाव नहीं होता, इक्विटी और समानता, क्योंकि समान शिक्षा की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक, जिसको बहुत अच्छे से कराया हूंगा मैं, जब कराया था तो बहुत अच्छे से कराया था, लेकिन थोड़ा सा यहां पे चूंकि ये सब चीजें लिखी हैं तो लिखी हुई चीज बस पढ़ते जा रहा हूं, बाकी मैं जब पढ़ाता हूं तो डिस्क्राइब करके पढ़ाता ही हूं। 1990 में चली आ रही सोच हर प्रकार की विशेष जरूरतों वालों बच्चों, यानी सभी बच्चों, आज पढ़ो सामान्य स्कूल के शिक्षा देना सभी बच्चों के लिए उपयुक्त बनाने के पाठ्यक्रम परीक्षा में संशोधन करता है, इससे इक्विटी और समानता आएगी। देखिए इसमें भी लाइन बाय लाइन है भाई। कौन सा वीडियो नंबर था ये? वीडियो नंबर 29। मनुष्य में विकास होता है किशोरावस्था के अंत में, बचपन के अंत में, वयस्कता की शुरुआत में, या जीवन भर? ऑप्शन नंबर ए, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है विकास। क्वेश्चन नंबर वीडियो नंबर 1 में ही कराया था इसको, देखिए पहले वृद्धि विकास शुरू किया था वहीं। मनुष्य का विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है, उसी बात को पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 20 देखें तो पूछता है कि जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो जीन पियाजे क्या कहते हैं? जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे अपने दिमाग से सीखते हैं, सक्रिय रूप से सीखते हैं, बस यही चीज आपको ध्यान रखना है। शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, आसन न्याय के विश्वास, ये सब सारी चीजें गलत है। और जीन पियाजे के बारे में अगर पढ़े होंगे तो वही लाइन, एक ही लाइन है जिसमें सक्रिय रूप से बच्चे सीखते हैं, वहीं से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता। इसके अलावा जीन पियाजे में और भी बातें मैंने पढ़ाई थी, तो वो सब चीजें अभी नहीं मिला होगा,
स्क्रीनशॉट लगाने के लिए, मतलब ये स्लाइड लगाने के लिए, तो अभी चला दे रहे हैं। ठीक, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान का घटक नहीं है? कौन सा नहीं है? तो भावनाएं नहीं है संज्ञान का घटक, विचार, ध्यान, धारणा, ये सब चीजें हैं। क्या क्या थे? देखिए, संज्ञान यानी ध्यान देना एक ऑप्शन था, अभी धारणा दूसरा ऑप्शन था, और तीसरा ऑप्शन था कौन सा? ध्यान धारणा और विचार। ये विचार, ध्यान, विचार और धारणा, यहीं से इस चार्ट से प्रश्न पूछा है। ये कौन सा था? वीडियो नंबर 20 में देखिएगा, 20 नंबर सीजीटेट 1 से 5 के लिए जो था 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकोमोटर गतिमान विकलांगता वाले छात्रों को सफल समावेशन में बाधा डालती है? लोकोमोटर मतलब जिनको चलने फिरने में समस्या होती है, वैसे विकलांग। तो वैसे विकलांगों के लिए कौन सी सबसे बड़ी समस्या है? सबसे बड़ी समस्या दुर्गम बुनियादी ढांचा, ऑप्शन नंबर बी। दूर जाना है, मान लीजिए रोड नहीं है, बुनियादी ढांचा नहीं है, रोड नहीं है। स्कूल गए तो मान लेते हैं बच्चे व्हील चेयर में चल रहे हैं, व्हील चेयर में वो लोग जाते हैं तो व्हील चेयर वाला स्लैब नहीं है ऊपर चढ़ने के लिए, बुनियादी ढांचा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। इसको भी कराया था क्या? इसको कराया तो था लेकिन उसका मिला नहीं शायद। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी मैं कराया हूंगा लेकिन मिला नहीं। ये जो है ना, ये वाला क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन मैंने कराया है समावेशी शिक्षा में, या उसी को एक और शिक्षा के नाम से आपके सिलेबस में है, उसको कहा जाता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में जो पढ़ना होता है, उसमें ये सारे क्वेश्चन समावेशी शिक्षा के कराए गए। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, किशोरावस्था वह काल है, कौन सा काल होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11 से 19। मैं हमेशा पढ़ाता हूं तो कहता हूं कि हमेशा फिक्स मत रखिएगा। शैशवावस्था 18 से 24 माह है, लेकिन ये किसी किसी का 24 क्या 30 माह भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है, किसी का ज्यादा भी हो सकता है, विशेषताओं के अनुसार। उसी प्रकार से बाल्य अवस्था 2 से 12 वर्ष है, तो ये 12 क्या 13 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो ये चीज, तो उसी हिसाब से किशोरावस्था 11 से 19 पूछा है, जबकि 12 से 18 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 से 18 भी, 10 से 20 भी पूछता तो भी आपको किशोरावस्था में वही मानना है। थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, कोई भी जो कैटेगराइज करता है मनोवैज्ञानिक या फिर जो विचारक होता है, जो कैटेगराइज करता है विद्वान व्यक्ति, हर का कैटेगराइजेशन अलग अलग होता है। कोई 36 माह तक शैशवावस्था मानेगा, कोई 12 वर्ष तक बाल्यावस्था मानेगा, कोई 10 वर्ष तक मानेगा। अब फर्क ये देखना रहता है कि एग्जामिनर किसके हिसाब से पूछ दिया, किसके कैटेगराइजेशन, किस शिक्षाविद के कैटेगराइजेशन को उठा के पूछ दिया, वर्गीकरण को उठा करके पूछ दिया, तो ये किसी दूसरे का पूछ दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य विकलांग बच्चों के शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। कौन से स्कूल में करे जाएंगे? तो वही सामान्य नियमित स्कूल। समावेशी शिक्षा या विशेष आवश्यकता वाले शिक्षा वाले टॉपिक में इसको भी कराया गया है नियमित स्कूल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछता है नियमित स्कूल कहेगा, कभी सामान्य स्कूल कहेगा, दोनों का मीनिंग एक ही है, सामान्य स्कूल कहे, नियमित स्कूल कहे। वीडियो नंबर 29 हाँ 29 में। चलिए अगला देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। रचनात्मकता आमतौर पर इसके साथ जुड़ी होती है, किसके साथ? तो अपसारी सोच के साथ। अभिसारी और अपसारी दो में कंफ्यूज होंगे। अभिसारी मतलब पास आना यानी संकीर्ण सोच, अपसारी मतलब फैलाव वाला सोच, तो फैलाव वाला सोच के साथ रचनात्मकता जुड़ी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, सॉरी। ये भी कराया था वीडियो नंबर 17। इस मॉडल में यानी रचनात्मक मॉडल की बात की, रचनावादी मॉडल की बात की जा रही। इस मॉडल के मुताबिक बच्चे अपने आसपास की दुनिया और लोगों के साथ संपर्क आधार पर अपनी समझ बनाती, संपर्क के आधार पर अपनी समझ बनाती है, निर्मित करती है तथा परस्पर अंतः क्रिया सीखती है। अर्थात बच्ची इसमें अपसारी चिंतन कर रही है। और इसी बात को उठा के पूछा कि रचनावादी मॉडल में, रचनात्मकता में या रचनावादी मॉडल में किस प्रकार का चिंतन होता है? तो अपसारी यानी फैला हुआ चिंतन होता है। मजा आता है यार जब क्वेश्चन फंसता है ना, पढ़ाए हुए में से बहुत मजा आता है, लगता है कि हाँ अच्छा पढ़ाया, अच्छा कंटेंट दिया, बच्चे खुश होंगे। मतलब जिस दिन ये सीजीटेट का पेपर हुआ ना, पहला पेपर, बच्चों के कॉल आने लगे। मैं कम से कम 50 कॉल तो मैं अटेंड ही नहीं किया।
12-15 कॉल ही अटेंड किया हूं और उनको लग रहा था कि आपके वीडियो क्लास से छाप दिया है सर, ऐसा बोले। वैसे पिछली बार सहायक शिक्षक में भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि जानता हूं मैं कि कहां से पूछेगा और उससे बाहर पूछने का नहीं, कभी भी नहीं पूछे। और अगर पूछ सकता है 1-2 क्वेश्चन तो पूछ ही सकता है, वो अपवाद है, कोई दिक्कत वाली बात। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? ये कहां से आ गए? हाँ चलिए, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए, ये कहां से पूछा है क्वेश्चन? ये भी पूछा है आपका समावेशी शिक्षा से, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों वाले टॉपिक में इसको पढ़ाया हूंगा मैं। ठीक, चलिए देखेंगे वीडियो नंबर किस में है। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, उनके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करें, उन्हें कक्षा में शामिल करें, कक्षा चर्चा में शामिल करें, उन्हें कक्षा से अलग बैठाए, उन्हें अनदेखा करे क्योंकि वे अन्य छात्रों से बातचीत नहीं करते, उन्हें बहुत सारे लिखित कार्य दे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, ये समावेशी शिक्षा का पूछा गया है। समावेशी शिक्षा में क्या होगा? जब समावेशी शिक्षा दिया जाएगा तो समावेशी शिक्षा में अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग आएंगे, बच्चे आएंगे, कुछ बच्चे कमजोर होंगे तो उनके लिए अलग से व्यवस्था होगी। वो सब चीजें पढ़ते हैं यार, पढ़ते हैं तो मजा आता है, ऐसे बिना टॉपिक के तो मजा नहीं आता। पूरा शुरू से जब चलता है ना मजा आता है, मेरे को बहुत मजा आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा प्रश्न क्या है, कहां से पूछा वो देख लेते हैं। इन बच्चों की उस प्रकार की समस्याएं तो नहीं होती जिससे हम ऊपर चर्चा की है, किंतु निर्धनता जिन्हें कई प्रकार के अनुभवों से वंचित कर देती है। हमें उनकी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को बेहतर बनाना है ताकि उन्हें भी एक ऐसा बचपन मिल सके जिसे उन्हें अपने संपूर्ण कौशल सामर्थ्य को विकसित करने का हर संभव मिले। शिक्षक को ऐसे बच्चों के बारे में अधिक जानकारी रखनी चाहिए तथा उसको कक्षा चर्चा में शामिल करना। ये एक लाइन में है, देखिए, उनके बारे में और अधिक जानकारी कोशिश करे और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करे। उसी को पूछा है घुमा के, एकदम घुमा के क्या, सीधा पूछा है, लाइन घुमाना तो है नहीं। सीजीटेट वीडियो नंबर 27 में। अब एक और प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है एक विशेष कक्षा शिक्षक की जिम्मेदारियां क्या होती है? विशेष कक्षा शिक्षक मतलब ऐसा शिक्षक जो शिक्षक उन बच्चों को पढ़ा रहा है। देखिए जब आप समावेशी शिक्षा की बात करेंगे, जब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा की बात करेंगे तो मुख्य रूप से आपको समावेशी शिक्षा की बात करनी ही पड़ेगी। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है? उस स्कूल में हर वर्ग के बच्चे पढ़ेंगे, हर प्रकार के बच्चे पढ़ेंगे, जो फिजिकली डिसेबल हो या फिर जो निर्धन हो, गरीब हो, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हो, सब प्रकार के बच्चे पढ़ेंगे। तो वैसे स्कूल की बात की जा रही, तो वैसे स्कूल में जो बच्चे कमजोर होंगे उन बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षा शिक्षक की नियुक्ति होगी, या शिक्षक सामान्य शिक्षक को ही विशेष कक्षा शिक्षक, विशेष शिक्षा शिक्षक के रूप में माना जाएगा। तो वहां से यह प्रश्न पूछा है। अब जो विशेष शिक्षा शिक्षक होगा, यानी जो कमजोर बच्चों को पढ़ाने वाला है, वो उसको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, वही पूछा है। तो प्रत्येक छात्र को ट्यूशन प्रदान करे, ये बात गलत है। प्रत्येक छात्र को ट्यूशन प्रदान करे नहीं, उन छात्रों को ट्यूशन प्रदान करे जिन छात्रों को ट्यूशन की आवश्यकता है। ट्यूशन मतलब होम ट्यूशन नहीं, अपने घर में बुला के नहीं, स्कूल में ही विशेष कक्षा दी, ध्यान रखिएगा। तो उन बच्चों को दे जिनको की इनकी आवश्यकता है, सभी को नहीं। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, नियमित परीक्षण और आकलन करे, बिल्कुल सही कथन। तीसरा, विद्यार्थी को आईईपी के साथ संरेखित करने के लिए पाठ योजनाओं को संशोधित करे। तो भैया ये संशोधित नहीं कर सकता। आईईपी मतलब इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, यानी एक विशेष बच्चे के लिए, एक जो बच्चा पिछड़ा हुआ है उसके लिए जो एजुकेशन प्रोग्राम बनाया गया है उसको संशोधित करेगा। तो शिक्षक इसको संशोधित नहीं करेगा। शिक्षक इसके विषय में सुझाव दे सकता है लेकिन संशोधित नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी देखें, सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करें, बिल्कुल सही। तो हम देखते हैं कि बी और सी, बी और डी दो कथन सही होता है। यहां पे कोई ऑप्शन है क्या बी और डी का? तो कहीं पे कोई ऑप्शन नहीं है। हर में ए तो शामिल है लेकिन ए हमने देख लिया गलत है। ठीक, ए देख लिया हमने गलत है। अब यहां पे तो मेरे को भी लगा कि ऑप्शन गलत दिया है, लेकिन फिर मैं मूव किया इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन पर। क्या लिखा है? प्रोवाइड वन ऑन वन ट्यूरिंग
ट्यूटोरिंग मतलब प्रत्येक को नहीं, इस अंग्रेजी शब्द का मीनिंग है प्रत्येक को नहीं, एक को, प्रत्येक को नहीं, मतलब हर एवरीवन उसका मीनिंग नहीं है, एवरीवन नहीं है मीनिंग अंग्रेजी में। एवरीवन बच्चे को ट्यूशन देना, प्रत्येक बच्चे को ट्यूशन देना इसका मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि वन ऑन वन, मतलब एक बच्चे को एक बार में ट्यूशन दे, ऐसा कहना चाहते हैं। मतलब एक बार में ट्यूशन देने का मतलब एक बच्चा जो कमजोर है उसी को एक बार में पढ़ाए, ये कहना चाहते हैं वन ऑन वन ट्यूटोरिंग। प्रत्येक नहीं है, एक छात्र को बैठाएगा शिक्षक, सामने बैठेगा और पढ़ाएगा। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन के अनुसार अगर मैं जाता हूं तो इंग्लिश ट्रांसलेशन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए और बी और डी, ये तीन सही हो जाते हैं। और इंग्लिश ट्रांसलेशन के अनुसार मैं जाऊं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर हिंदी ट्रांसलेशन को लेगा तो फिर आपका यह प्रश्न विलोपित हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा। अगर हिंदी में नहीं गया, इंग्लिश में नहीं गया, इंग्लिश को आप नहीं मिला के पढ़ रहे हैं तो यह प्रश्न विलोपित है। अगर इंग्लिश को मिला के पढ़ रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होना चाहिए। ठीक है, इसको कहां कराया था? इसको भी कराया था मैंने उसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, लेकिन उसका प्रॉपर डेटा नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कि छोड़ दीजिए। मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों वाले चैप्टर में मैंने कराया है, लेकिन उसका पूरा मेरे को पुराना जो स्लाइड है वो नहीं मिला यहां पे लगवाने के लिए, तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूं आपको, लेकिन ये मैंने कराया है। ठीक, क्यों? क्योंकि मैंने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए या समावेशी शिक्षा के विषय में कम से कम 4 से 5 क्लास लिया है, और उस 4 से 5 क्लास में समावेशी शिक्षा को हर तरीके से समझने की कोशिश की है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, पाठ्यक्रम अनुकूलन प्रक्रिया के चरणों को व्यवस्थित करें। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्या होगा? पाठ्यचर्या अनुकूलन के लिए आवश्यकता का निर्धारण, ऑप्शन नंबर ए अनुकूलन की आवश्यकता वाले तत्वों की पहचान, ऑप्शन नंबर डी शिक्षण और व्यवहार प्रबंधन तकनीकों का चयन करना और पाठ्य अनुकूलन लागू करना। ये होगा इसका सही क्रम, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इस चीज को मैं वीडियो क्लास में नहीं करा पाया था, मेरे को ऐसा लग रहा है, तो ये चीज नहीं। हाँ देखिए, पाठ्यक्रम की अवधारणा तो मैंने पढ़ाई है, पाठ्यक्रम का अवधारणा तो मैंने पढ़ाया था सीजी टेट वीडियो नंबर 30 में, लेकिन मैं इसमें जो इसका प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पढ़ाया नहीं था, उसको छोड़ दिया था। मेरे को लगा नहीं था कि इतना डीप में पूछेगा, तो थोड़ा डीप में जाकर के पूछ दिया है। आप दिमाग लगाए रहते तो शायद बन जाता, लेकिन मैंने इसको कराया नहीं था। 28 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कराया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य किस स्तर के बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? प्राथमिक स्तर। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि मुक्त शिक्षा तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, यानी पहली से 5वीं और 6वीं से 8वीं तक के बच्चों के लिए, तो केवल प्राथमिक स्तर क्यों लेंगे? माध्यमिक भी हो सकता है। ये गलत उत्तर है, ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन ये गलत उत्तर नहीं है। ठीक है, ये गलत उत्तर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ही होगा, प्राथमिक स्तर, ऑप्शन नंबर ए। इसको कराया था हमने वीडियो नंबर 32 में, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा की बात की थी, तो इसको वीडियो नंबर 32 में कराया था। और इसमें आपको यह भी बताया था मैं कि प्राइमरी कक्षा, प्राइमरी स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर और उच्च शिक्षा में क्या फर्क है, कैसे बनता है, ये क्वेश्चन कैसे बना होगा उसकी भी बात कर लेता हूं। जब आप शुरुआत करते हैं 0 से 6 वर्ष की आयु की बात करते हैं, यानी जब बच्चा आंगनबाड़ी जाता है, तो आंगनबाड़ी जाता है तो ऐसे समय को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। और 6 से 14 वर्ष की जो शिक्षा होती है यह होती है प्राथमिक शिक्षा। और यही प्राथमिक शिक्षा 2 भागों में बटी होती है, जो एक होता है निम्न प्राथमिक शिक्षा और एक होता है उच्च प्राथमिक शिक्षा। निम्न प्राथमिक शिक्षा में पहली से 5वीं तक की क्लास आती है, उच्च में 6वीं से 8वीं तक की क्लास आती है। और यही बात आपसे पूछ लिया गया है, ठीक, यही बात आपसे पूछा गया है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर प्राथमिक स्तर ही होगा, ना कि माध्यमिक स्तर में। मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन नंबर ए ही होगा।
ठीक, चलिए, और किसी भी प्रकार से प्रश्न विलोपित भी नहीं होने वाला मेरी जानकारी में। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इसको तो कराया ही है, कई बार पढ़ाया है, ये बीमारी के बारे में हर बार पूछता ही बताया था, ये पूछे गए। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसरस्थिया, ये सब क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक, चलिए, तो इस प्रकार से इसको भी कराया था, कहीं पे होगा। इसको सामान्य तौर पर सभी लोग पढ़ते ही हैं। देखिए, ये सब कराया, पढ़ने संबंधी विकार, लेखन संबंधी विकार, डिसकैलकुलिया, गणितीय कौशल संबंधी विकार, इस प्रकार से सभी विकार को मैंने कराया था, तो वहां से प्रश्न पूछे गए। तो प्रश्न, एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रश्न बाहर से नहीं आएंगे, प्रश्न वहीं से आएंगे जहां से पढ़ाया जा रहा है, बाहर से प्रश्न नहीं आएगा। तो ध्यान से अब आप लोग देखिएगा कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ, कौन सा सही हुआ। नीचे चाहे तो कमेंट कर दीजिएगा, और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा शिक्षक का ऑनलाइन कोर्स, सहायक शिक्षक का ऑनलाइन कोर्स भी उपलब्ध है, जो कि 3,999 रुपए का है, और लेकिन ऑफर में 2,499 रुपए में मिलेगा। इसमें वीडियो क्लास, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज तीनों चीजें होंगी। कोर्स की वैलिडिटी जो होगी एग्जाम तक होगी। एग्जाम में बच्चों के साथ असमंजस है कि एग्जाम कब होगा, तो लेट लतीफ भी एग्जाम होता है, तो कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी चीजें मिलेंगी। कोर्स ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे 94,064,21,014 व्हाट्सएप करेंगे। जो कोर्स लेना है कोर्स का नाम लिख के भेजेंगे, आपको फीस बताया जाएगा, व्हाट्सएप में ही पेमेंट डिटेल भेजेंगे, पेमेंट करेंगे, उसके बाद ऐप डाउनलोड कराएंगे और कोर्स आपका एक्टिवेट हो जाएगा। पेमेंट के बाद ही ऐप डाउनलोड करने की प्रक्रिया है, क्योंकि अभी प्ले स्टोर में हमारा ऐप नहीं है, तो अलग से डाउनलोड कराते हैं। तो जो पेड यूजर है, पेड स्टूडेंट है, जो वो पेड स्टूडेंट होंगे, उन्हीं के लिए केवल सर्विस दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी कर्मचारियों की थोड़ी कमी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं, अभी हमने देखा उस हिसाब से हमने ये देखा कि 30 प्रश्न जो थे, 30 में से 29 प्रश्न, 28 प्रश्न का मैंने पूरा प्रमाण दिया, और एक प्रश्न जिसको मैंने बताया कि मैंने इसको समावेशी शिक्षा में कराया था, उतना मेरे पर भरोसा कर सकते हैं। अगर 28 प्रश्न का प्रमाण दिया हूं तो एक प्रश्न पर भरोसा करिएगा कि एक प्रश्न जरूर कराए होंगे सर। और इसके अलावा एक प्रश्न जो था पाठ्यक्रम वाला, वो हम लोग इस बार नहीं कराए थे, फिर भी प्रश्न पूछा है, तो अगली बार थोड़ा सा डीप में जाकर के सहायक शिक्षक के कोर्स में उसको और अपग्रेड कराऊंगा। मेरा लक्ष्य यही है, मैं यही सोच के पढ़ाता हूं कि 30 प्रश्न आए तो 30 के 30 प्रश्न 100% प्रश्न पूछे, एक प्रश्न नहीं पूछा। 97% प्रश्न पूछा गया है, 97 नहीं, 30 दिया है, हाँ 97% प्रश्न पूछा गया, जो कि बड़ी उपलब्धि है। 29 प्रश्न आने पर मैं बहुत खुश हूं, और आप लोग भी अपनी तैयारी करिए और अच्छे से तैयारी करिए, और आप लोग भी खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।